origin, lung is the source or kidney is the source. We recommend certain tests. So these are the tests for some basic metabolites such as bicarbonate, lactic acid, ketone body, ये सब का भी टेस्ट करेंगे. तो बेसिक मेटाबोलाइट कि किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे. किडनी फंक्शन टेस्ट KFT, यानी इसमें 5 टेस्ट हैं. अगर ये पांचों टेस्ट नॉर्मल है, दैट मीन्स किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मल. क्या क्या है? यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कैल्शियम, ओके 3 हो गया. और एक्सटेंडेड KFT में सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड तीनों आ जाता है. तो 5, 3, 8 पैरामीटर हो जाते हैं. यूरिया बन, क्रिएटिनिन भूल रहे थे, क्रिएटिनिन, यूरिया बन, कैल्शियम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड. ये 5 बेसिक पैरामीटर्स है. पांचों नॉर्मल है, मीन्स किडनी इज फंक्शनली नॉर्मल, किडनी इज हेल्दी. और 5 के अलावा ये 3 भी अगर सही है, सोडियम, एक्सटेंडेड KFT, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मोटिक रेगुलेशन सब ठीक है, इसका चल रहा है. तो अगर कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ आ गए हैं, क्या बोल रहे थे इसके पहले? यस. सो बेसिक मेटाबोलाइट्स में ये सब चेक कर लिए कि किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. KFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT, हालांकि मेटाबोलाइट नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, लेकिन इसमें यहीं पर इंक्लूड कर देते हैं. लंग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लंग का फंक्शन कैसा है. KFT, PFT यहाँ से पता लग जाएगा. और साथ में ये सब और अदर मेटाबोलाइट्स जैसे कीटोन बॉडीज का टेस्ट कर लिया, लैक्टिक एसिड का टेस्ट कर लिए, बाइकार्बोनेट का टेस्ट कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट. ये सारे टेस्ट हो गए आपके. फिर यूरिन का टेस्ट, ये तो ब्लड से टेस्ट हुआ. फिर यूरिन का टेस्ट, यूरिन एनालिसिस करेंगे उसका. यूरिन एनालिसिस में प्रॉपर उसमें यूरिन में क्या क्या मात्रा है, कंपोजिशन है यूरिन का, रूटीन टेस्ट. ओके. फिर यूरिन का पीएच भी देखा जाएगा, यूरिन का कितना पीएच है, एसिडिक तो ज्यादा नहीं हो गया. तो इसके लिए तो इस प्रकार से इन सारे टेस्ट के कॉम्बिनेशन से हम जान जाते हैं कि वेदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर्स. आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तुम लोग को लगता है समझ में नहीं आता क्या? सर आ रहा है समझ, आ रहा है सर समझ. ओके, चलो अभी थोड़ा सा लास्ट टॉपिक रह गया अब, क्योंकि आपको इसका इम्पोर्ट फिजियोलॉजी पार्ट इज ओवर, मतलब लगभग हो ही गया आपका सिलेबस खत्म इस टॉपिक का. मैंने सारा बता दिया कि कैसे ये हो रहा है, एसिड बेस बैलेंस क्या है, रेगुलेशन कैसे हो रहा है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या बेसिक मैकेनिज्म है इसका, कंसेप्ट, और ये सब कितने तरह के हैं, ये सब कैसे डायग्नोस हुआ, कैसे पता लगा, क्या साइन सिम्टम है, कौन इसका कॉजिंग एजेंट है. ठीक है. लास्ट जो है तो आपका इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं. हालांकि दिस इज नॉट इन पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट स्टिल यू शुड नो बिकॉज दिस इज कॉमन थिंग. बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो, ये होना चाहिए.
So treatment of this pH imbalance that also varies, because in all these circumstances, the causative agent is different. So we have to give the treatment accordingly. जैसे एसिडोसिस है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, और अल्कलोसिस हो तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, ओके, क्योंकि उसका कॉजिंग एजेंट जो है डिफरेंट है। जैसे एसिडोसिस ट्रीटमेंट अगर है तो उसमें ओरल या इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज किया जाएगा सलाइन के थ्रू। अगर एसिडोसिस है टू रेज द ब्लड पीएच, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चाहे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हुआ क्यों, उस वजह का इलाज बाद में होगा, पहले इसको नॉर्मल करो, सबसे ज्यादा जरूरी है इस एसिडिटी को खत्म करो पहले। तो उसके लिए ओरल और इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट उसको दिया जाएगा, इन्फ्यूज कराया जाएगा। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एस्थमा, एम्फाइसमा, न्यूमोनिया, ये सब की वजह से हो रहा है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से भी हो रहा है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो CO2 कम बाहर निकलेगा, उसकी वजह से भी हो रहा है। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स आर आल्सो यूज्ड समटाइम्स, ओके। और ऑक्सीजन दिया जाएगा इवन अल्कोलोसिस में, इवन इसमें वेंटिलेशन किया जाएगा। अगर हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हुआ है, खूब ज्यादा सांस ले रहा है, बहुत ज्यादा उसका साइकिल ब्रीदिंग साइकिल बढ़ गया है, तो उसको स्लो किया जाएगा बाय यूजिंग वेंटिलेटर। वेंटिलेटर चूंकि बेसिकली डिजाइंड होता है ये ब्रीदिंग साइकिल को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग कराने के लिए, ब्रीदिंग को घटाने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा हाइपर वेंटिलेशन को फिर मशीन से कैसे घटाएगा। हालांकि एडवाइस किया जाएगा उसको, तुम कम सांस लो, हाफो कम, थोड़ा आराम से रहो, चित्त स्थिर रखो, ये सब कहा जा सकता है, बट इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है वैसे केस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता हो गई है, तो इसको बैलेंस किया जा सकता है, जो इसको न्यूट्रलाइज करे, और उसके साल्ट जो है वो फिर नॉन टॉक्सिक हो, क्योंकि किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एजेंट आप दोगे बाहर से, या किसी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एजेंट दोगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक एजेंट होगा, और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एजेंट होगा। जो भी आप एडमिनिस्टर करोगे दैट विल हैविंग सम इफेक्ट, ओके। तो इस तरह से आप मतलब बहुत अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है। अगर किसी का काउजिंग एजेंट पता लगा लैक्टो एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडोसिस हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट भिन्न होगा। कीटोन बॉडीज की वजह से एसिडोसिस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भिन्न होगा। तो उसका शुगर को ठीक करो, वो मानता ही नहीं है कि उसका शुगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब, क्योंकि शुगर, कीटो एसिडोसिस होने का क्या मतलब है, एलिवेटेड शुगर सिंस लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा दिन से उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, उसको पता है कि मेरा शुगर अनकंट्रोल्ड है, फिर भी एलिवेटेड है, लंबे समय तक वो अपनी लापरवाही से किए हुए है, तो उसको पकड़ के इलाज करो पहले शुगर का, ताकि कीटोन बॉडीज का बनना कम हो। रुक तो नहीं सकता है, अब चला गया उधर पाथ में, बनेगा ही नहीं, कम बने, तो शुगर को नॉर्मल करके रखेगा। तो शुगर को नॉर्मल करने में
अब शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, उसे एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ परहेज भी करना पड़ेगा, तीनों। इसीलिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत मेहनत का काम होता है। जब तीनों फैक्टर पर वर्क करता है कोई डायबिटिक पर्सन, यानी ही इज टेकिंग सुटेबल मेडिकेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, साथ ही साथ वो परहेज कर रहा है, जो चीज नहीं खाना चाहिए वो चीज नहीं खा रहा है, साथ ही साथ वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, तीनों मिल के तब जाके शुगर कंट्रोल होता है। शुगर कंट्रोल करना कोई मतलब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने जितना आसान थोड़ी है, या थायराइड कंट्रोल करना जितना आसान थोड़ी है। थायराइड में कंट्रोल, एक टेबलेट खा रहा है डेली डेली, वो सब दिन कंट्रोल रहेगा उसका। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, कम करना, वो एक गोली जो रात में खाना खाने के बाद खा रहा है उससे कंट्रोल, एक गोली खाने से कंट्रोल है, बस कुछ नहीं करना है उसको। लेकिन शुगर कंट्रोल करना में दवा भी लेनी पड़ेगी, परहेज भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, तीनों मिला करके फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स इस पे, क्योंकि शुगर जो बेसिकली शुगर है, जो बोलते हैं हम लोग आमचाल की भाषा में, वो बेसिकली क्या बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है ब्लड में, एंड दिस इज द बेसिक carbon skeleton giving compound in our body, which is involved in many other many pathways. समझ में आया? तो इस तरह से अलग अलग कारण का अलग अलग इलाज होता है। आया समझ में स्टूडेंट्स? आज की कोई सवाल है अभी तक? So this topic is over now. Any questions? Anybody?